हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 में अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन जेईई एडवांस 2022 देयर आर 3 integers which are using the properties of alkenes and alkynes. So it is an extremely important topic. Do not neglect whatever is discussed in this video. Do watch it till end, and if you like it, please hit the like button. मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो देखें, ये हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 2, अल्कीन्स एंड अल्काइन। अल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों का जनरल फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा हुआ है। अल्कीन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, अल्काइंस हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n-2। उसमें और भी ज्यादा हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखी जाएगी। दे बोथ आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अलग अलग C ट्रिपल डबल एंड सिंगल बॉन्ड की हमने यहाँ वैल्यू दी है। बिकॉज कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अल्काइंस क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए, आप कहीं गलती से भी ये टिक ना कर दें कि C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है देन डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। नहीं, जब आप उस तरह की बातें काइनेटिकली या रिएक्शन की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करते हैं। जबकि जब यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वर्ड लिखा जा रहा है तो देखें आप, C ट्रिपल बॉन्ड C में आप एक सिग्मा प्लस 2 पाई की एनर्जी 823 किलो जूल्स पर मोल। C double bond C is 681 kilojoules and C single bond is 348 kilojoules per mole. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक पाई बॉन्ड बढ़ रहा है उसकी एनर्जी सिग्मा से कम है। क्यों? क्योंकि C सिंगल बॉन्ड C अगर 348 था तो C डबल बॉन्ड C एक्सपेक्टेड वाज 348 into 2, करेक्ट? मतलब रफली भी बात करूं तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 700 kilojoules per mole, but value is found to be less than that. So just we can say that this new pi bond formed is having a BDE less than a carbon single sigma bond. And similarly we can comment on the C triple bond also. हाँ, बढ़ते हुए बॉन्ड की काउंट के साथ बॉन्ड लेंथ भी कम होती चली जाती है, क्योंकि अगर अगेन हम डेटा जो एनसीईआरटी से ही हम यूज कर रहे हैं, चेक करें। C ट्रिपल बॉन्ड C is of 120 picometer, C double bond C is 133 and C single bond C is 154 picometer. हमें इनके अलावा हाइड्रोकार्बन में एक और BD की जरूरत पड़ती है, वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज 435.8 किलोजूल्स पर मोल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी से भी ज्यादा है, करेक्ट? आइए अब बढ़ते हैं हम अल्कीन्स पर। आज हम पहली शुरुआत इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही कर रहे हैं। अल्कीन्स भी अल्केन्स की तरह ही हैं। हाँ, थोड़ी सी पोलैरिटी आई जरूर है, बट दे आर स्टिल नॉट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग आयोनिक और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सम इसी तरह के स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शंस। उनमें अभी भी वीक से वैंडरवाल फोर्सेस ही हैं और इसीलिए C1 to C3 रूम टेम्परेचर पर गैस हैं। C4 से C17 जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, और उनसे हायर अगर आप जाते हैं C18 एंड ऑनवर्ड्स तो दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इथीन में एक फेंट, एक हल्की सी स्वीट स्मेल होती है, बट उसके अलावा सारे ही अल्कीन्स जो होते हैं वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं होती है उनमें। बॉइलिंग पॉइंट जैसे अल्केन्स में हमारी बात हुई थी कि बढ़ते मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ एक और बात हम ऐड करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है कि हर बढ़ते CH2 के साथ अल्कीन सीरीज में 20 से 30 डिग्री राइज होती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यू कैन से 20 to 30 केल्विन राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। इनमें भी अल्केन्स के जैसे ही अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ाई है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, राइट? नेक्स्ट, एज आई डिस्कस दैट दे आर नॉट वेरी
strongly polar or they are not very polar, so they are insoluble in water but soluble in non-polar solvents because like dissolves like. इसी तरह से physical property of alkynes भी आप देख लें, same as alkenes. यहाँ मैंने लिखती है, एक बार मैं read out कर दूं. First 3 gases, next 8, right, मतलब till 11 are liquids and higher are solid. यहाँ पर भी इथाइन में स्मेल है, उसके अलावा बाकी सभी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हैं. They are slightly polar as compared to alkanes and alkenes. Their MP, BP, MP is melting point, BP is boiling point, and density increases with increase in molecular weight. बढ़ते molecular weight के साथ इनकी boiling point, melting point और density तीनों ही चीजें बढ़ती है. लेकिन उसके बावजूद भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों की ही density will be less than 1 gram per ml. That is, they will float on water. आइए अब बढ़े हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को हम ब्रॉड 2 हिस्सों में देखेंगे. एक जिनमें हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं अल्काइंस पर, और एक जहां हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के तहत अल्कीन्स एंड अल्काइंस को बना रहे हैं. तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों ही इसके प्रोसेस में हम डिस्कस करते चलेंगे. लेकिन पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस. आप अल्काइंस के पार्शियल रिडक्शन, फुल रिडक्शन अल्केन, पार्शियल रिडक्शन अल्कीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये यहाँ मैंने मार्क भी करा है आपके लिए. तो अगर आप इसमें पार्शियल रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एडिशन टू डबल बॉन्ड. लेकिन अल्कीन बनते ही उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन से रिडक्शन में सिस और कौन से में ट्रांस अल्कीन बन रही है. चलें देखें. फर्स्ट है रिडक्शन बाय पैलेडियम barium sulfate. Palladium is poisoned by barium sulfate. This is known as Lindlar's catalyst. ये बेसिकली मेटल हाइड्रोजन रिडक्शन ही है. तो यहाँ रिडक्शन जो मैकेनिज्म होगा वो सिन एडिशन ही होगा. ये जो एडिशन होगा ये सिन एडिशन ही होगा ओवरऑल हाइड्रोजन का, और इसलिए यहाँ सिस अल्कीन्स आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेंगी. कंपल्सरीली सिस ही मिलेंगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के एक ही एंड से दोनों हाइड्रोजन आएंगी. दूसरा है बर्च रिडक्शन, और यहाँ आपको हाइड्रोजन का एंटी, दैट इज एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर और एक डाउन साइड से अप्रोच करेगा. एज अ रिजल्ट, in case of birch, you will always have trans alkene as your final product, right? With Lindlar's reagent, it is syn addition of hydrogen takes place, so cis isomer is obtained. Cis या trans ये चीजें बिल्कुल strictly पूछी गई हैं एडवांस, मेंस, हर एग्जाम में. So be very careful किसमें cis और किसमें trans. यहाँ पर आते हैं हम. Lindlar's reagent is partially deactivated palladium carbon और पैलेडाइज्ड चारकोल. ये यहाँ पर एडजेसेंट आप देखें, मैंने यहाँ एनसीईआरटी का पोर्शन एक यहाँ लगा रखा है. कारण है कि अगर आप इसे देखेंगे तो आपको हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि क्या ये अल्काइन से अल्कीन रिडक्शन कर रहा है और वो भी विदाउट एनी पॉइजनिंग, तो क्या आंसर अल्कीन होगा. तो प्लीज बी केयरफुल, ये यहाँ हमें एडिशन करना चाहिए क्योंकि वर्ड्स में ऊपर बहुत क्लियर है. अल्काइंस आर पार्शियल रिडक्शन विद calculated amount of dihydrogen in the presence of palladized charcoal, partially deactivated with sulfur compounds और quinoline. ऊपर दिया है, नीचे नहीं दिया है. तो यहाँ आप अपने अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट में जरूर बेरियम सल्फेट डाल लें, अदरवाइज आप एंड मोमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या विदाउट रिडक्शन भी दिया था. नहीं, ये रिएक्शन में लिखने की कमी है, यहाँ बेरियम सल्फेट लिखा होना चाहिए था. आइए वापस हम अपने नोट्स पर आए. तो पॉइजनिंग इज डन बाय बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्विनोलिन. क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपके कई लोगों के मन में आता होगा कि क्या है. तो क्विनोलिन इस तरह की बेंजो आप पिरिडीन लगाई हुई बेंजीन यानी नेफ्थलीन जैसा कुछ कंपाउंड है. बर्च, क्या आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है? नहीं. बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म ये थोड़ा सा समझ लें तो बेहतर होगा. देखिए, बर्च रिडक्शन का रिएजेंट है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया.
अगर आपको एस ब्लॉक याद हो तो वहां हम कहते ही हैं कि एस ब्लॉक मेटल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया देन दे फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन से सॉल्वेंट में है? अमोनिया के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के अंदर हैं, ये Na+ आयंस अमोनिया के अंदर हैं, और यही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिडक्शन की ताकत रखते हैं, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट हमारा बनने वाले हैं। अब देखिए ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया और एक इनको, दोनों कार्बन्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो मुझे दोनों ही कोनों पर रेडिकल लिखने चाहिए, दोनों ही कार्बन पे रेडिकल लिखना चाहिए। बट रेडिकल पर मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया +1, अगर आपके पास R डॉट है और आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो बन जाता है बच्चों R-। हमने इस पॉइंट को यूज करा है और ये R- बनाया है। अब देखिए चाहे वो डॉट हो चाहे वो ये माइनस हो, आखिर हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक ही तरफ जब रखें, जो सिस के जैसे फॉर्मेट में हम रखें, तो ये अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। पर अगर यही इंटरमीडिएट, इसे हम कहें रेडिकल अनायन, ये जो स्पीसीज बनी है हम इसे कहते हैं रेडिकल अनायन, अगर यही चीज जो है और अनायन और रेडिकल दोनों अपोजिट साइड में हो तो इट बिकम्स मोर स्टेबल, और इसलिए ये ट्रांस वाला अरेंजमेंट ज्यादा बनेगा, इजी बनेगा, सिस नहीं बन पा रहा है। ओके, ट्रांस बना। अब मीडियम में अमोनिया अवेलेबल है, अमोनिया ना हो तो आप थोड़ा सा इथेनॉल ऐड करें, सम सोर्स ऑफ H आपको चाहिए, और ये जो अनायन है इस पर आपने H ऐड कर दिया, राइट। अब ये दूसरा अनायन अभी फिर बच गया, नाउ इट इज जस्ट अ रेडिकल। हमने फिर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड किया, अनायन बनाया, फिर अमोनिया से प्रोटॉन लेते हुए ट्रांस अल्कीन बन गई। हाँ, आपको अगर ये लग रहा है कि हम ये काम फिर तो कर सकते हैं, व्हाई कांट आई डू इट अगेन, दैट एक बार और हमने रेडिकल अनायन बना लेना है और देखते हैं अब क्या होता है। तो बच्चों ये जो सिग्मा पर बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड पे बना रेडिकल अनायन है, ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे तो रोटेशन अलाउड होगा, और इसलिए ये रिजिडली ऐसे एंटी पोजिशंस ले ही नहीं सकता, बना ही नहीं पाएगा। इसलिए अल्कीन से अल्केन के रिडक्शन बर्च फेल करता है। तो बर्च क्या कर रहा है? बर्च या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ओनली रिड्यूसिंग अल्काइंस टू ट्रांस अल्कीन्स, दैट्स इट। बस उसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा, नो फर्दर अल्कीन टू अल्केन रिडक्शन। करेक्ट। ये जो अभी अभी हमने बातें पढ़ी इस पर बेस्ड ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, काफी पहले आईआईटी में आया है। आइए हम देखें ये कौन सा और क्या क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि इस तरह की एक कंपाउंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो आप देख पा रहे होंगे, मैं उसे मार्क कर रही हूं, और पूछा गया है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट क्या बनाएगा। पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट मतलब क्या दे दिया गया है? ये लिंडलाज रिएजेंट दिया गया है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये रिड्यूस होकर क्या बनने वाला है? सिस। यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन ये तो ऑलरेडी सिस है, और अगर ये ऑलरेडी सिस है तो दोनों ही तरफ, इस समय ये कार्बन कायरल है, पर अगर दोनों ही तरफ सिस अल्कीन्स एक जैसी आ गई, देन दैट पर्टिकुलर कार्बन विल बी अ कायरल, और इसलिए एन ऑप्टिकली active compound, no, an optically inactive compound, yes. So answer will be an optically inactive compound is formed. ठीक। अब हम सिर्फ इसी की बात करें, हाइड्रोजनेशन बाय लिंडलास कैटलिस्ट या फिर बर्च रिडक्शन की, सिर्फ इतनी ही जो हमने 2-3 रिएक्शन अभी देखी, यही अलोन दिस मच, इनका इंपॉर्टेंस देखें आप। ये मेंस 2018, 2020, 2021, 2022, लगातार इन सब सालों में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आप आगे बढ़े, एडवांस में आए तो 2019, 21, 22 में तो मैं आपसे कह ही रही हूँ कि एक ही पेपर में 3-3, 4-4 सवाल इन्हीं रिएक्शंस पर थे। So it is extremely important. You have to remember Lindlar's catalyst will form cis alkene, Birch will form trans
alkenes from alkynes. कुछ और important points बर्च के जो हमने अभी जितना करा था सिर्फ अल्काइन टू अल्कीन उतने तक ही वही क्वेश्चंस आए थे. ये जो है ये एडिशनल है. रिमेंबर अबाउट Birch fails to reduce alkenes to alkanes. We have discussed fails to reduce terminal alkynes to alkenes because of the following acid-base reaction. Terminal alkyne मतलब when it has one H attached to sp carbon. जब ये 1H अटैच्ड होता है sp कार्बन के साथ और हम इसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में डालें तो रिएक्शन में एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. एसिड बेस रिएक्शन का नतीजा ये होगा कि आप हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन की जगह यहाँ एक सोडियम सॉल्ट बनकर रह गया है. अब ये सोडियम सॉल्ट तो वैसे ही अपने आप में अनायन होगा यहाँ पर. If it is anion, so it cannot form further radical anion intermediate and so the Birch will fail. Next point. हाँ, ये normal alkenes को reduce नहीं करता to alkanes, लेकिन अगर conjugation है तो due to conjugation the radical anion if formed will be far apart. ये यहाँ और ये यहाँ. Again the point was कि ये repulsion की वजह से intermediate unstable था, लेकिन इस रेजोनेंस से इनमें डिस्टेंस दूरी बहुत बढ़ गई. इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड देन इट कैन फॉर्म अ स्टेबल रेडिकल anion intermediate and so you will see the reduced product to be trans to butene. Due to similar resonance यहाँ पर ये रिडक्शन हो पाया है. Very important is the reduction of benzene to कंट्रोल्ड 1,4-cyclohexadiene. अगर हम नॉर्मली बेंजीन को मेटल हाइड्रोजन से रिड्यूस कर पाए तो वी कैन नेवर एवर स्टॉप द रिएक्शन विद अ 2 डबल बॉन्ड स्टेट और अ 1 डबल बॉन्ड स्टेट, दैट इज cyclohexadiene or cyclohexene. It always slides down to cyclohexane. So there is no other method in which you can have a controlled reduction of benzene to cyclohexadiene. This is one of a very important success of Birch. Next point पे आते हैं. तो ये हुआ हमारा by hydrogenation. अब हम बनाने जा रहे हैं preparation of alkenes by elimination reactions. Elimination reactions मतलब अभी हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे थे, अब हम मॉलिक्यूल में से कुछ पार्ट्स हटाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे. चलिए देखते हैं. तो we can prepare alkene by elimination reaction starting from alkyl halides या alcohols. Yes, I know there could be other methods also जहां आप elimination, Huffman exhaustive methylation followed by pyrolysis and all से कर सकते हैं, but they are not at all in syllabus, so we are not considering those, right? So we are going for elimination reactions. Elimination reactions are again based on position further divided into 1-1, 1-2 or further eliminations. But here we are interested only in 1-2 elimination reaction or beta elimination reaction, right? Beta elimination or 1-2 elimination reaction. किस तरीके से हम कह रहे हैं? मान लीजिए हम A के अटैच पोजिशन को अल्फा, तो उससे एडजेसेंट एटम बीटा से हम हाइड्रोजन हटाने वाले हैं, इसलिए हम इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिर्फ बीटा एलिमिनेशन कहते हैं. सो ये दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से गए हैं और इसे इस तरीके से हम अल्कीन्स बनाएंगे. नाउ द पॉइंट इज, एज आई सेड, देयर आर सो मेनी different mechanisms for beta elimination. Also there are different mechanisms. You can have E1, E2, E1CB या फिर एक साइक्लिक या EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन का भी मैकेनिज्म होता है. बट as far as our syllabus is concerned, we have to only see E1 and E2. So let's start. E1 elimination. E1 is called unimolecular elimination reaction. यहाँ 1 जो है ये मॉलिकुलरिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन में यूज किया जा रहा है. Okay, and E is for elimination. So general mechanism of this elimination is CH3CH2L. सबसे पहले ये L जो है ये लीव कर गया और इसलिए इसका नाम ही होता है लीविंग ग्रुप. जब ये इस तरीके से लीव कर जाएगा तो पीछे हमारे पास कार्बोकैटायन बचा. कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर sp2
होता है। इसके बाद दिस कार्बोकेटायन लूजेस इट्स एडजेसेंट H, ये अल्फा जो पोजीशन है यहाँ से H लूज करा एंड वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 HL इज रिमूव। क्योंकि RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप के अंदर सिर्फ ये रिएक्टेंट अकेला ही इन्वॉल्व है, इसलिए it is a unimolecular reaction, only one molecule is involved. So rate equation is rate constant multiplied by CH3CH2L. Rate will increase with increase in stability of carbocation because RDS में carbocation बन रहा है, it is being formed in RDS. तो जितना stable होगा उतना fast बनेगा, जितना fast बनेगा उतना slow step will become faster and rate will improve. With increase in leaving group nature of L, जितना जल्दी L हटे उतना फास्ट कार्बोकेटायन बने, अगेन रेट विल इंक्रीज। सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने से भी रेट बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक फ्री कार्बोकेटायन जब भी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ये तो निश्चित ही है कि उसमें रीअरेंजमेंट अगर हो सकते होंगे, पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन विल बी 100% ऑब्जर्व्ड। अगर वहां चांस है तो ये रीअरेंजमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। सिक्स्थ इज अ रीजियो सिलेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज रीजियो सिलेक्टिविटी? अगर किसी रिएक्शन में पोजिशनल आइसोमर्स बन रहे हैं, डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स बन रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पोजिशनल आइसोमर का अमाउंट जो है, यील्ड जो है, वो दूसरों से अधिक देखने को मिल रही है, ठीक? तो वो पर्टिकुलर पोजिशनल आइसोमर या तो एक्सक्लूसिव या मेजर प्रोडक्ट के तौर से देखने को मिल रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, की एक रीजन का सिलेक्शन कर रही है, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रही हैं। एलिमिनेशन में रीजियो सिलेक्टिविटी के लिए दो रूल, दो एलिमिनेशन कहे गए हैं। पहला है सेट-सेफ एलिमिनेशन। सेट-सेफ एलिमिनेशन मतलब व्हेन बीटा H इज रिमूव फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहां जब हम वर्ड सब्स्टिट्यूटेड इस्तेमाल करते हैं तो हम उस सब्स्टिट्यूशन को अल्काइल से चाहते हैं, देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्काइल्स, राइट? जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल है कि जब मैंने L हटाया तो लेफ्ट में CH3 है और उसके राइट में CH2 है, तो ये CH2 के पास एक सब्स्टिट्यूशन है CH3. If I am removing the H from CH2, then this more substituted, more hyperconjugatively stabilized alkene is called Set-Zef product. Huffman elimination, when the beta H is removed from less substituted carbon, then it is called Huffman elimination. ये देखिए 1-ene जो बन रही है ये कहलाएगी हॉफमैन एलिमिनेशन। इवन रिएक्शन के अंदर नॉर्मली सेट-सेफ प्रोडक्ट्स ही डोमिनेट करते हैं, वही आपको ज्यादा मेजर देखने को मिलते हैं। इफ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन अ प्रोडक्ट, तो वैसे इवन में स्टीरियो का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? आप किसी भी, जैसे ये डेक्स्ट्रो हो या ये आप लीवो लिए हो, क्योंकि ये कायरल है ना, हमने कोई सा भी लिया हो, आपको जो प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा वो एक ही तरह का मिलेगा। तो देयर इज नो स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना 2-ene, इनमें भी अगर मैं देखूं तो क्योंकि ट्रांस इज रिलेटिवली मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली, इसलिए ये कैसा बनने वाला है? मेजर, राइट? और सबसे कम, सबसे लीस्ट जो बनने वाला है वो बनेगा 1-ब्यूटीन। यील्ड जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांस टू ब्यूटीन, फिर सिस और फिर 1। रिएक्शन वुड बी 2 और मोर स्टेप्स, क्योंकि रीअरेंजमेंट आ सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही स्टेप हो, अधिक भी हो सकती हैं। E1 का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है हमारे पास है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 2-ब्यूटेनॉल के डिहाइड्रेशन का। तो देखें, अल्कोहल लिया मैंने एंड इट इज मेड टू रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। अभी हमने बात करी मेजर, मोस्ट मेजर एंड देन माइनर की। जरा मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल जो है ये वाटर की तरह ही एम्फोटेरिक है ना? वाटर में भी अगर मैं H2SO4 डालूं तो ऑक्सीजन पे H+ आकर अटैच हो जाएगा ना, H3O+। वैसे ही यहाँ अल्कोहल के ऑक्सीजन पे भी H आ गया,
और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज फॉर्म्ड. Now this protonated alcohol loses water, form a carbocation. Now this carbocation loses H either from site 1 or site 3 IUPAC. Either side it loses. If it loses from 1, it forms a product, that is 1-butene. If it loses from position 3, then it can form 2 products, B and C, cis-2-butene or trans-2-butene. राइट और इस पूरी रिएक्शन का जो एनर्जी डायग्राम है वो यहाँ नीचे आप बना हुआ देख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होने के साथ ये एनर्जी चेंज हो रही है. अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल. ये आपको डाइजेस्ट होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट दैट इज द ट्रूथ. ओके, इट इज मोर स्टेबल, देन इट लूजेस एंड फॉर्म R plus. as same carbocation goes to either A, B और C. ये A, B और C की स्टेबिलिटी के हिसाब से मैंने इनको प्लेस करा है एनर्जी स्केल पे. तो सबसे अनस्टेबल इज A, then B and then C, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट. इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप ईथर्स भी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट देखेंगे. क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना उस पर जो रिएक्टेंट एक्सेस अल्कोहल है प्रेजेंट है मीडियम में, इट कैन अटैक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये ईथर बन गया. तो मैं कह सकती हूं कि इसका मतलब है कि हमेशा ही SN1 जो है, ये रिएक्शन कैसे हो गई, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. तो SN1 E1 की रिएक्शन कंडीशन में उससे कंपीट करेंगी, उसके साथ कंपटीशन करेंगी और नॉर्मली E1 डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि कार्बोकेटायन तक तो SN1 और E1 दोनों साथ ही साथ आए क्योंकि इसका भी RDS इज कार्बोकेटायन. उसके बाद या तो वो एलिमिनेशन में जाए या वो सब्स्टिट्यूशन में. अगर आपको एलिमिनेशन को ज्यादा करवाना है तो high temperatures are must. You have to heat the reaction conditions. High temperature will support elimination and lower temperatures will support SN1. इस चीज को जो मैंने कहा कि high temperature support elimination, आइए जरा देखते हैं. अगर आपने इथेनॉल ली और उससे आपको अल्कीन बनानी है, you need highly concentrated H2SO4, 95%, and the temperature you require is 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आपने इस कंडीशन में सब कुछ रखा लेकिन गलती से भी टेम्परेचर कम हो गया तो आप एलिमिनेशन भूल जाइए, आपको ईथर्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट. सेम वे 2-ब्यूटेनॉल, हाँ, क्योंकि कार्बोकेटायन अब आपका स्टेबल हो चला है, अल्कीन में आपको ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलने वाला है, तो कुछ कम टेम्परेचर पे भी बात हो सकती है कि आप एलिमिनेशन करा लें, कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी आप एलिमिनेशन करा लें. पर अगर वहां भी आपने उससे भी नीचे एक टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, गलती से हो गया, तो अगेन ईथर्स विल बी अ मेजर प्रोडक्ट. 3 डिग्री अगर आपने अल्कोहल ली है तो इस पर तो सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता जाएगा ड्यू टू स्टेरिक, और इसलिए यहां देखें 20% H2SO4 काफी कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन से भी आप आराम से कार्बोकेटायन बना पा रहे हैं. लो टेम्परेचर लें तो भी आप अल्कीन बना पा रहे हैं. लो एज कंपेयर टू जस्ट 170 180 हम हाफ पर आ गए हैं. यू गॉट माय पॉइंट. तो जितना स्टेबल होता जाता है कार्बोकेटायन, जितनी स्टेबल होती जाती है बनने वाली अल्कीन, उतना आप कह सकते हैं टेम्परेचर रिलेटिवली आपको कम लगेगा. बट एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन हमेशा ज्यादा टेम्परेचर मांगेगा, राइट. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, वी कैन यूज H2SO4 और H3PO4. दो में से ही कोई आप यूज कर सकते हैं. आप दूसरे एसिड जैसे HX अगर यूज करने जाएंगे तो यू विल नॉट गेट elimination product, you will get substitution products, and alkyl halides will be a major product instead of alkene. अगर आपने और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ले लिए गलती से, HNO3 HClO4 ले लिया, तब तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पाएंगे. देयर इज नो स्कोप ऑफ अल्कीन. कुछ और ही चीजें आपको देखने को मिलेगी. अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ग्रीन में लिखा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स इज E2 रिएक्शन.
आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज याद होगी कि भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो इवन होता है, बिल्कुल बेटा इवन होता है, बट ओनली फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। और प्राइमरी के लिए क्या होता है, ये E2। असल में होता ये है कि पहले E2 हुई, अल्कीन बना और कंडीशन एसिडिक है, तो उस अल्कीन पे वापस H+ ऐड हो गया। एज अ रिजल्ट हमें ये धोखा होता है कि रीअरेंजमेंट हुआ है। आइए मैं जो बोल रही हूँ उसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे मैंने 1 पेंटेनॉल लिया, अगर ये E2 है तो आंसर 1 पेंटीन बन के खत्म हो जाए, है ना। और होता भी है, 1 पेंटीन बनी, ये डिहाइड्रेशन यहाँ पूरा E2 के रास्ते हुआ, ये जो रास्ता था यहाँ तक ये E2 है। ओके, ये पूरा E2 चल रहा है। अब इस अल्कीन से कार्बोकेटायन वापस बनने की जब बात आई, तो ये अब जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा मेजर बनेगा, 2 डिग्री। और अब ये 2 डिग्री जब एलिमिनेशन करेगा तो हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा ये धोखा होगा कि भाई ये तो जो आंसर है ये तो रीअरेंज होकर आंसर देने आया है ना। सॉरी, मैंने शायद 1 पेंटेनॉल का, इट वाज 1 ब्यूटेनॉल। तो हमें ऐसा धोखा हुआ है कि रीअरेंजमेंट हुआ है। बेसिकली रीअरेंजमेंट हुआ नहीं है, बना तो अल्कीन 1 इन ही था, लेकिन उस पर वापस कार्बोकेटायन से आंसर्स आए हैं डिहाइड्रेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन अगर आपसे स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, तो आंसर इज E2 फॉलोड बाय अगेन H+ एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, तब वो आपको लगेगा रीअरेंज प्रोडक्ट्स आए हैं, राइट। आइए अब हम E2 शुरू करते हैं। E2 का पूरा नाम होगा बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कंसर्टेड रिएक्शन है, यहाँ कोई आयन पूरी तरह से नहीं बनता, पूरा कार्बोकेटायन पूरा कार्बोनायन नहीं बनेगा, है ना। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू करूं। जैसे E2 के लिए हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम में चाहिए। अगर बेस की ताकत आपको कमजोर पड़ गई तो E2 विल फेल। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द मीडियम। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, E2 फेल। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, क्योंकि इसे कार्बन से लगे H को एज अ एसिड एब्स्ट्रैक्ट करना है, और कार्बन का H तो कोई अच्छा एसिड होता ही नहीं, इट इज अ वेरी वीक एसिड। तो वीक एसिड पे अटैक, तो बेस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। और ये बेस जब इस तरीके से अटैक करेगा तो ये H पूरी तरह से नहीं, जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा L का बॉन्ड भी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बेस और H ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, कार्बन और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज। ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और वो भी कैसी, एंटी पेरिप्लेनर। क्योंकि अगेन अगर मैं एक ही साइड ये बेस और एल वगैरह रखूंगी तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, सो दे हैव टू बी अपोजिट साइड। यस, इट कुड हैव बीन हॉफमैन, अगर यही टीएस मैंने यहां से बनाई होती, but this transition state is having an alkene character, so that alkene character is stabilized at more substituted site, इसलिए से ओके। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हुई तो हमें फिर से मिल गई अल्कीन, और बेस H ले चुका है और L-। फिर RDS, यहाँ पर RDS जो ट्रांजिशन स्टेट, तो असल में कोई फ्री स्टेप है ही नहीं ना। ये जो मैंने लिखा है ये तो सिंगल स्टेप ही हुई, एक ही स्टेप इन्वॉल्व हुई। तो एक ही स्टेप जब इन्वॉल्व हुई तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय RL इनटू बेस, बेस मल्टीप्लाइड बाय reactant. It could be multi-step, but यहाँ सामने जो लिखी है मैंने 1 step. I said the word concerted. The concerted word is in fact derived from music concerts. Concerts जहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ साइमल्टेनियसली सिंक में कैसे बजते हैं टू गिव अ वेरी अल्टीमेट सीरीन इफेक्ट, वैसा ही कुछ यहाँ कॉन्सर्टेड वर्ड यूज किया गया है कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स बनना और ब्रेक होना हो रहा है। तो साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज इज इन्वॉल्व, देयर इज नो आयन, सो नो रीअरेंजमेंट। ये देखिए सिंगल स्टेप, अल्कीन इज अनस्टेबल देन RL, मतलब इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये कैसी है, दोनों ही, चाहे वो E1 हो या E2 हो, बेसिकली एलिमिनेशन ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
as ZZF TS is more stable, so usually ZZF products are major products. But with bulky base or with bad leaving group, we get Hofmann products. ओके तो हमें यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा सीधे टुवर्ड्स डिहाइड्रोहालोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. डिहाइड्रोहालोजनेशन, अगर आप इस नाम को ही ध्यान दें, डिहाइड्रो मतलब H, हैलोजनेशन मतलब X और D मतलब रिमूवल, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, -HX. ये एक E2 रिएक्शन है. अब जब हम इसमें अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा अल्कोहलिक KOH जो है ना, अल्कोहलिक KOH में बेस कौन है, विच इज द बेस अटैकिंग रिएजेंट, तो बेस इज OH माइनस ओनली. नेवर थिंक दैट इट इज RO माइनस. जो अटैकिंग बेस है वो OH माइनस ही है, बट इज लेस सॉल्वेटेड, है ना. अल्कोहल के अंदर इसको इतना सराउंडिंग क्यों, क्योंकि R इज हाइड्रोफोबिक. वाटर होता तो दोनों एंड्स H बॉन्डिंग कर लेते, तो बट इज लेस सॉल्वेटेड एज कंपेयर टू वाटर. और जब एज कंपेयर्ड इन वाटर, जब लेस सॉल्वेशन है तो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव. लेकिन साइज OH माइनस की बड़ी छोटी सी है, कहीं पर भी घुस जाएगा, कैसे भी रिएक्ट कर जाएगा, और इसलिए उसके पास पूरी लिबर्टी है कि वो H ZZF वाला ले ले या H हॉफमैन वाला ले ले. अब इन दोनों में से भी जब वो सिलेक्ट करे, तो जब दोनों को अटैक करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो वो किस पर अटैक करने वाला है, डेफिनेटली ZZF, क्योंकि उससे उसे ट्रांजिशन स्टेट मिलने वाली है ज्यादा स्टेबल. तो ये बनेगा अल्कोहलिक KOH के साथ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ZZF प्रोडक्ट. अब आपने लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की जब हम बात करते हैं, तो ये जो साइज है ब्यूटॉक्साइड की, ये कैसी है, ये स्टेरिकली क्राउडेड है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है. और ये अगर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है, क्राउडेड साइड है, तो ये चाहकर भी ZZF पर एंट्री नहीं ले सकता. एंट्री करने को उसको जो पूरा बड़ा बल्कि साइज है वो रोक देता है. सो ये चाहकर भी नहीं कर सकता, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, हॉफमैन. इसमें आएगा हॉफमैन और इसमें आएगा ZZF. करेक्ट. एक इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ और ऐड करेंगे कि अब मैंने दो चीजें कही थी ना, या तो बेस बल्कि हो और या फिर आपके पास लीविंग ग्रुप खराब हो. अगर आपका लीविंग ग्रुप फ्लोरीन है, बैड लीविंग ग्रुप है, ये क्या है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, तो अब आप चाहे इसका अल्कोहलिक KOH से रिमूवल कराएं, चाहे इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से करें, इसमें दोनों में ही आंसर्स आते हैं 1 ये हमेशा आंसर देता है हॉफमैन, बिकॉज इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ये जाना ही नहीं चाहता. ओके अगर मैं फॉर सेम अल्काइल बात करूं ना, कि अगर अल्काइल हमने सेम कर दिया है और उसमें अल्काइल हैलाइड बनाया, ठीक, तो E2 का ऑर्डर RBR इस तरीके का होगा. तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, और इसलिए इसमें इसकी ट्रांजिशन स्टेट लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली स्टेबल होती है, और इसका हमेशा आंसर्स आएंगे हॉफमैन. आप कैसा भी रिएजेंट ले लें. डीहैलोजनेशन जो होता है, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था वुड्स के साथ ही साथ, कि जिंक वगैरह लेकर आप जब दो हैलोजन हटाते हैं, ओके, देन ऑल्सो इट इज E2 रिएक्शन और अल्कीन आपको देखने को मिलेगी. यहाँ ZZF और हॉफमैन की बात करने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जहां हैलोजन होंगे वहीं तो हटाएंगे, आप इधर उधर तो हटा ही नहीं सकते. आइए दूसरा देखते हैं. तो रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लीविंग ग्रुप नेचर ऑफ L. जितना फास्ट L जाएगा उतना E2 फास्ट हो सकता है, बट एज कंपेयर टू E1 ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, खास तरीके से एलिमिनेशन होता है. क्योंकि हमने बात करी थी ना कि जो ग्रुप्स एलिमिनेट होंगे, दे वांट टू बी फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, उल्टा तरफ होना चाहेंगे. मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट हैंड बता रही हूँ. अगर आपके पास फिशर है, ठीक है, अगर आपके पास फिशर बना हुआ है और उस फिशर में दोनों ग्रुप्स जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो दोनों या तो हॉरिजॉन्टल पर हो या दोनों वर्टिकल पर हो. हॉरिजॉन्टल पे भी मैं ये नहीं कह रही सेम साइड अपोजिट साइड,
कहीं पर भी हो, हॉरिजॉन्टल मतलब ऑन द सेम साइड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो आप डायरेक्टली कुछ भी उसको 3D में कन्वर्ट ना करें, फिशर से ही उसे एलिमिनेट करें। अगर आपने एच और ब्रोमीन हटाया तो आप इस तरह की अल्कीन बना पाएंगे, पर आपने अभी जो एलिमिनेशन करा है क्या है, सिन दोनों एक ही साइड है, तो आप आंसर जो है उसका अपोजिट टिक करके आएंगे। ओके, और ऐसा भी नहीं कि इसी साइड हो, मान लीजिए कि आपने ये वाला फिशर यूज करा, अब ब्रोमीन गया और एच गया, राइट। आप ये मत सोचिएगा कि ये सेम साइड है और ये अपोजिट साइड थे, नहीं। फिशर याद रखिए, ये हर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी तरफ फेस कर रही है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स अस आउट ऑफ द पेपर, है ना। तो हमें चाहिए क्या था, एक वेज और एक डैश, एंटी मतलब अपोजिट होना चाहिए। तो जब ये दोनों वेज हैं तो ये कतई आपको किसी भी तरह से फिशर में अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे हुए हैं या वर्टिकल्स पे लिखे हुए हैं तो दे आर ऑन द सेम साइड। तो मैंने फिर से ब्रोमीन और एच हटा दी, हटाकर मैं जो डायरेक्ट अल्कीन बनाती वो ये बन रहा है। तो मुझे फिर से इसका आंसर देने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा और मैं आंसर ये देकर आऊंगी। इसको इंटरचेंज कर लिया, एक कोई से को भी, और आंसर बन गया। तो दिस shorthand you can use for E2 reaction in case of Fischer. E2 reaction kinetic isotope effect दिखाती। kinetic isotope effect क्या होता है कि अगर आपने रिएजेंट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर आइसोटोप चेंज किया, ओके, और रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो E2 रिएक्शन जो है ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाती है। क्यों? क्योंकि इसकी आरडीएस में ही जो बीटा एच है वो इन्वॉल्व है। अगर मैं बीटा एच को हटाकर बीटा ड्यूटेरियम कर दूं तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन गोज डाउन। इसका मतलब है कि इट शोज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है, देखें आप, कि अगर आप डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा रहे हैं, आपने इस तरह से विसिनल या जेमिनल डायहाइड्स लिए, अल्कोहलिक KOH वर्सेस दूसरा बेस हमारे पास हो सकता है NaNH2। ओके, सो अल्कोहल, अगर मुझसे K की बात की जाए तो मैं कहूंगी वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। तो कॉन्जुगेट बेस में आप कहेंगे कि NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, राइट। तो हमने पहले इन दोनों में से किसी से भी एलिमिनेशन कराया और आपको ये विनाइल हैलाइड बन गया, एक HX हट पाया। अब आप दोबारा अगर HX हटाना चाह रहे हैं तो अल्कोहलिक KOH ये काम नहीं कर पाएगा, राइट। वापस अगर मुझे हटाना है, क्यों? क्योंकि अब जो विनाइल से लगा H है उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ चुकी है। यू नीड स्ट्रॉन्गर बेस टू abstract that H. So you need NaNH2. As you know, NH2 minus is a stronger base than OH minus. या फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो क्वेश्चन क्लियरली बोले कि अल्कोहलिक KOH एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, इस तरह की कोई बात करे, और या फिर वो सीधे NaNH2 देकर सेकेंड वाला HX हटवाए। ठीक, हाँ। अब ये जो बनता है अल्काइन, मेरे इस पर्टिकुलर में टर्मिनल अल्काइन बना है। टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, तो इनमें एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट भी बन जाएगा, राइट। और ये जो सॉल्ट बना, ये क्वेश्चंस में यूज होता है फॉर अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड्स। अगेन SN2, है ना। आप दो अगर दें तो दोनों तरफ करवा लीजिएगा, एक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यू कैन इलोंगेट द अल्काइन। हाँ, क्योंकि डिहैलोजिनेशन इज ऑल्सो एन E2 रिएक्शन। डिहैलोजिनेशन भी कैसी रिएक्शन है? E2 रिएक्शन है, और इसलिए हम यहाँ पर भी वही शॉर्ट हैंड जो बात मैंने करी थी वो लगा सकते हैं कि ये दोनों ब्रोमीन गए, यू रिवर्स द आंसर, आंसर ये होगा, राइट। तो ये शॉर्ट हैंड यहाँ भी एप्लीकेबल है, किसी भी E2 के लिए एप्लीकेबल है। और E2 हमने स्पेसिफिकली कहा है कि इज एन एंटी एलिमिनेशन। देखिए, अल्कोहलिक KOH मतलब सेड्स है, ब्रोमीन को एक H ये अवेलेबल था और एक H इसको ये साइड भी अवेलेबल है, पर जब दोनों तरफ H अवेलेबल है तो इसने सेड्सेफ प्रोडक्ट बनाया। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर मैं आती हूं तो ब्रोमीन को इस साइड पर एंटी पोजीशन पे H है ही नहीं, राइट। तो सेड्सेफ की चॉइस ही नहीं है, आप मजबूरी में हॉफमैन बना रहे हैं, बाय चॉइस नहीं। चॉइस तब जब दोनों ऑप्शन हो और आप सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ मजबूरी है।
there is no option of ZZ product because there is no H available on the anti position. Right? ये हुआ हमारा E2 eliminations के बारे में पूरी बातचीत. स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोथ अल्कीन एंड अल्काइंस हमने रास्ते में कर ही लिए हैं. तो यहां पर देखें आप स्पेशल मेथड्स, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, तो आपको मिलेगा एसिटिलीन. मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन, एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड CH4. ये जो CaC2 है, ये आपको ध्यान रखना है कि CaO को जब आप कार्बन के साथ हीट करते हैं काफी हाई टेम्परेचर्स पर, तो CaC2 बनता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. पिछले 2021 से एडवांस में किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, वहां ये रिएक्शंस यूज हुई है. CaO प्लस कार्बन CaCO2 और देन CaC2 हाइड्रोलिसिस से इथाइन, और इथाइन फिर पॉलीमराइजेशन से बेंजीन. सो बी वेरी केयरफुल. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कहने को ये 4 ही रिएक्शन है, बट याद रखना होगी. आइए अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज द कॉमन मोस्ट थिंग जो ये दिखाते हैं, है ना. तो हमने करा कि अल्कीन पर HA ऐड कर रहे हैं. H को मैं मान रही हूं कि ऑफ कोर्स इज द डेल प्लस एंड A इज द डेल माइनस. Markovnikov, when the electronegative part of the addenda goes to more stable carbocationic site or more substituted carbon of the double bond, वो है मेरा Markovnikov product. ओके. और अगर इससे उल्टा more electronegative part went to less substituted carbon of the double bond, then it is called anti-Markovnikov product. ओके. आइए रिएक्शन भी देख सकते हैं. मैकेनिज्म HA, पहले ये 2 कार्बोकेटायन, बट डेफिनेटली 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए मेजर कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री. और फिर ये A- इस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट. अब ये कायरल बन तो रहा है, बट किससे बना है? sp2 कार्बन से गुजर के बना है. sp2 कार्बन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इक्वल प्रोबेबिलिटी अटैक, तो ये हमेशा कैसा मिलेगा आपको? रेजिमिक मिक्सचर के तौर से मिलेगा. ओके. RDS इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन. कार्बोकेटायन का बनना जो है वो RDS है. सो रेट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. जितना रास्ते का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, उतना ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा होता चला जाएगा. ये देखिए, इसमें अगर हमें 3 में कंपैरिजन करनी है, तो ये कैसा कार्बोकेटायन बनाएगा? ये बना रहा है 3 डिग्री, ये बना रहा है 2 डिग्री, और ये बना रहा है सिर्फ. ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पर. राइट. यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि अल्काइंस वर्सेस अल्कीन्स की अगर बात करी जाए, है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन्स जो है वो फास्टर होगा. अल्कीन्स इज फास्टर देन ऑन अल्काइंस. क्यों? क्योंकि अल्काइंस में जो कार्बोकेटायन है वो अनस्टेबल बन रहा है. बिकॉज अल्काइंस में कौन सा कार्बोकेटायन बनाएगा? विनाइलिक कार्बोकेटायन. विनाइलिक कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल and therefore alkenes will react faster than alkynes. Regioselectivity is Markovnikov products major. Rearrangement will be observed. If an alkyl center is generated, it will be obtained as racemic mixture. Right? तो ये हम सम अप कर पाए हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को, कौन कौन सी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है. राइट. तो देखें जरा, आप डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं, है ना. हम यूज कर सकते हैं HBr का एडिशन, HBr इन पेरोक्साइड, जिसे हम खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं. ये यहाँ यूज हो सकता है. ठीक. ब्रोमिन इन CCl4. ब्रोमिन खुद जो है वो ब्राउन कलर का होता है, और ये रिएक्शन जब होती है तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस. क्लोरीन इन वाटर. HOCl का एडिशन. ओके. HOCl का एडिशन हो सकता है, ICl का एडिशन हो सकता है. इसको आप I पॉजिटिव Cl माइनस का मार्कोनिकॉफ एडिशन करें. अल्काइलेशन ऑफ अल्कीन्स हो सकता है. B2H6 इन THF HBO. क्या है ये? ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन.
ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. OMDM, it is oxymercuration and demercuration. It is oxymercuration demercuration reaction. Demercuration रिएक्शन. ठीक. और लास्ट है इसकी ओजोनलिसिस. तो ये कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस. हाँ, ओजोनलिसिस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही आती है. तो एडिशन ऑफ वाटर, आप 3 तरीके से एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं. या तो डाइल्यूट H2SO4 से, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, या OMDM. आपको नीचे के 2 का कोई खास मैकेनिज्म जरूरी नहीं है जानना. फर्स्ट इज इजी, सो आई एम लीविंग. लेकिन इंपॉर्टेंट हम इन डिफरेंसेस को देखें कि आप डाइल्यूट H2SO4 में जब आप ऐड करेंगे तो H+ के एडिशन के बाद फुल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म. फुल कार्बोकैटायन मतलब रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट की वजह से इस तरीके का अल्कोहल देखने को मिलेगा, मार्कोनिकॉफ विथ रीअरेंजमेंट. राइट. यहां पर आते हैं HBO जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये आपको देखिए लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे वाटर. आप क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन मतलब टेक इट एज H+ एंड OH-, है ना. तो आप मार्कोनिकॉफ मतलब OH- कहाँ ऐड हुआ है उस हिसाब से सारे नाम दिए जा रहे हैं. मोर सब्स्टिट्यूटेड पे ऐड हुआ है तो इट इज मार्कोनिकॉफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ. ठीक. लेकिन H2SO4 में देयर इज रीअरेंजमेंट एंड OMDM में देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. ये अंतर यहां हम ध्यान दें. ठीक. और अगर आपने यही रिएक्शन खास तौर से HBO OMDM करने की कोशिश की होती फॉर अल्काइंस, तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे. राइट. अगर हमने ये काम अल्काइंस में करने की कोशिश करी, अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया और उस पर आपने सिंपल डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो रिएक्शन होगी ही नहीं. नो. आपको क्या लेना पड़ेगा, रिएक्शन में कैटलिस्ट लेना पड़ेगा H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, क्योंकि ये बनाएगा आपको स्टेबल साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन. नतीजा इसमें भी यही होगा कि यू विल हैव अ मोर स्टेबल 2 डिग्री साइड पर del plus. So answer is ultimately कीटोन. ओके. बट ये जो रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 की जगह जो हम करा रहे हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, कुचरोव रिएक्ट. कभी यहाँ V लिखा होगा, कभी W, है ना, जैसे मार्कोनिकॉफ है. तो कुचरोव रिएक्शन. वहीं पर आप सिमिलरली OMDM में ऐसा ही प्रोडक्ट और HBO में भी ऐसा ही, लेकिन किसी में भी आपको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा. अल्काइंस में नो रीअरेंजमेंट, अल्कीन्स में विद डाइल्यूट H2SO4 यस देयर इज रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट हम आते हैं एडिशन ऑफ HX यानी HCl HBr HI. तो देखें सिंपल HBr एडिशन, यस, मार्कोनिकॉफ विथ रीअरेंजमेंट, चाहे वो HBr हो या HCl. पेरोक्साइड में जब आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ओनली HBr shows peroxide effect. Okay, only HBr shows peroxide effect, not other HCl HI or HF. Only HBr. ठीक. ओनली HBr shows peroxide effect. इसलिए यहां आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखने को मिल रहा है, रिएक्शन रेडिकल से होती है. लेकिन अगर आपने HCl को पेरोक्साइड में लिया भी था तो आपको मार्कोनिकॉफ ही एडिशन देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. और अगर आपने यही रिएक्शन अल्काइंस में कराई होती तो पहले आपको ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री और आंसर यहां आया, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HX ऐड करते वक्त भी अगेन वही कार्बोकैटायन बनेगा X के पास, बिकॉज ऑफ प्लस R पावर ऑफ दिस हेलोजन. ये हेलोजन यहाँ पर प्लस R दे रहा है. तो दोबारा भी जब रिएक्शन होगी तो आपको हमेशा जेम डायहलाइड्स मिलेंगे, ना कि विसिनल डायहलाइड्स अल्काइंस पर. ओके. मूविंग फर्दर, एडिशन ऑफ हेलोजेंस HOX और X2 इन वाटर. यहाँ थोड़ा सा चेंज है. अभी पहले की दोनों रिएक्शन में आप फुल कार्बोकैटायन बना रहे हैं. यहाँ प्लस इज नॉट ऑन कार्बन, प्लस इज ऑन
हेलोजन, प्लस जो है वो हेलोजन पर है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब इन दोनों में जब बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल प्लस यहाँ हायर होगा देन इस पर, इसलिए जो भी चीजें अटैक करेंगी अब वो इस पर अटैक करेंगी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, और चाहे वो X माइनस हो, ये सारे के सारे अटैक इस पर मोर सब्स्टिट्यूटेड पर करेंगे बिकॉज इट हैज मोर डेल प्लस। इसलिए ओवरऑल एडिशन कैसा बना रहा, मार्कोनिकॉफ, क्योंकि ये प्लस यहीं अंदर की तरफ स्टेबलाइज हुआ। लेकिन अब ये एडिशन फिक्स हो गए, यहाँ रेजिमिक मिक्सचर की मैं फिक्स बात नहीं कर सकती, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। लेकिन हेलोजन कहां से, बैक साइड से ऐड हो रहा है सेकंड स्टेप में, वाटर बैक साइड से, एंटी एडिशन हुआ। रीअरेंजमेंट विल बी एब्सेंट क्योंकि फुल फ्री कार्बोकैटायन बना ही नहीं, इट वाज अ साइक्लिक हेलोनियम आयन, सो देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ओजोनोलिसिस पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लकीली नो क्वेश्चन ऑफ मैकेनिज्म इज आस्क्ड, ना हमें कोई मतलब, आपको सिर्फ ओजोनोलिसिस ब्रेक करना आना चाहिए, कहां से टूटा, यू जस्ट ब्रेक दीज बॉन्ड्स एंड ऐड डबल बॉन्ड O टू ईच ब्रोकन एंड्स, बस इतना ही आपके लिए काफी है। यही आपको मेंस से क्या एडवांस से भी पार लगा देगा, इससे ज्यादा ओजोनोलिसिस में लगता ही नहीं है फॉर मेंस एंड एडवांस। फिर यहाँ गया, ये ब्रेक हो, ये देखिए प्रोडक्ट बनते चले जा रहे हैं। जब तक मीडियम में वाटर प्रेजेंट है आप सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ही बनाते चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ जिंक एब्सेंट हुआ है ना, then aldehydes will be oxidized to acids. Okay, only and only if zinc is absent, then aldehyde is oxidized to acids, तब आप जो aldehyde पार्ट है वो एसिड बनाएंगे, कीटोन्स तो तब भी चेंज नहीं किए जाएंगे, they will continue to be ketones only। देखें इसी तरीके से ये तोड़कर, है ना, साइक्लिक, देखिए कि जब भी हो रहा है तो मॉलिक्यूल पीसेस में हो रहा है, प्रोडक्ट के कार्बन संख्या इज लेस देन रिएक्टेंट, बट इन केस ऑफ साइक्लोअल्कीन नंबर ऑफ कार्बन इज सेम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अब डाइन आया तो फिर से यहाँ 6 थे और यहाँ 3 के 2 प्रोडक्ट आपको मिले। बेंजीन में भी इसी तरीका का काम हुआ, इसलिए 3 ग्लाइऑक्सल हमें देखने को मिले। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप अल्कीन जो हमारी है टर्मिनल है, कॉर्नर पर है, तो इस बार हमको क्या देखने को मिला है, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्डिहाइड तैयार हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर डाइइन ऐसी एक कॉन्जुगेशन तो आपको ग्लाइऑक्सल और दोनों कोने अल्डिहाइड, ये है क्यूमुलेटिव, लगातार, तो इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन और इसको 2 ऑक्सीजन मिले हैं, CO2 बना है, CO2 गैस विल बी रिलीज। आप प्रोडक्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी अल्कीन पैरेंट में रही होगी, लेकिन आपको उस तरीके से कि अननोन प्रोडक्ट गिवन है, अननोन अल्कीन निकलवा रहे हैं, तो आप ऑप्शन से आइए, बैक आंसर करिए, ऐसा यहाँ पर मत करते बैठिएगा कि क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं उनके ऑक्सीजन हटाकर आप अल्कीन बना रहे हैं ना। इट्स टाइम ऑफ this option based exam. Please go through all options, whichever satisfied or satisfies the reactant product given, उसको मैच कर दीजिएगा। ठीक, अल्काइंस के केस में एनसीईआरटी ने ओजोनोलिसिस दिया ही नहीं है क्योंकि बड़ा ही विचित्र सा डिस्प्यूटेड मैटर है, ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक के और ये बना लिया। सेम यहाँ भी मैंने 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किए, लेकिन ये कॉर्नर वाला CH बड़ी आसानी से ब्रेक हो सकता है, इसलिए यू विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड एंड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वैसे तो ओजोनोलिसिस भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही था, बट फिर भी अब प्रॉपर कोई दूसरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और वो है KMnO4। आप एसिडिक ले सकते हैं, आप अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं। एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 लिया और उसमें हीट कर दिया तो सीधा हिसाब किताब, यू जस्ट ब्रेक दीज बॉन्ड्स, और जितने ब्रेक आप करेंगे वहां पर
अल्डिहाइड अगर बना, डबल बॉन्ड ओ लगाते जाइए, ओजोनलिसिस वाला चीज करते जाइए, अगर अल्डिहाइड बना तो आंसर एसिड करके आइए। अगर कीटोन बने तो आंसर को कीटोन ही छोड़ देना। हाँ, अगर स्पेसिफिकली कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन, KMnO4 इतना सारा चीजें दे तो आप सिर्फ विसिनल पोजीशन पर OH लगा सकते हैं। और ये जो है विसिनल पे OH दोनों एडिशन, ठीक, ये जो है ये सिन एडिशन है, ये सिन एडिशन है, बट इट हैज टू बी वेरी कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन। अगर इनमें से कोई भी चीज गड़बड़ हुई होती तो आंसर वुड हैव बीन एसिड। ठीक, अल्कलाइन या एसिडिक KMnO4 ऑन अल्काइन, सेम वे आप ये ब्रेक करेंगे, दो एसिड्स। बेयर्स में यू विल हैव 1,2 डाई कीटोन। ठीक, ये इन कुछ केसेस में आपको CO2 लिबरेशन देखने को मिलेगा। कब? जब टर्मिनल अल्कीन, अल्काइन या क्यूमुलेटिव अल्कीन्स डाइन्स हो, तो इन्हीं कंडीशंस में एसिडिक और अल्कलाइन, इनमें जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे आपको CO2 गैस लिबरेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं हम अलाइलिक हैलोजनेशन, मतलब NBS। आइडियली ये रिएक्शन जो है वो स्लाइट ट्रेस ऑफ HBr में कराई जाती है, लेकिन क्योंकि किसी भी एग्जाम में लिखा नहीं होता तो मैं भी उस पर जोर देना नहीं चाहती। NBS मतलब N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये एक रेडिकल रिएक्शन है। यहाँ पर NBS का जो अटैक होता है ये रेडिकल है। ये HBr के साथ जब हम लेते हैं तो बेसिकली इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ Br2। काम तो ये Br2 ही आ रहा है, बट ये Br2 का सोर्स है। और वो भी कैसा? NBS का क्या फंक्शन है? NBS जो है यहाँ पर ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस, धीरे धीरे, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ Br2 है, यही इसका यहाँ काम होता है। क्लियर? It is a radical reaction and as allylic radical is more stable, तो 2 डिग्री रेडिकल की कंपैरिजन में allylic का ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इट इज बेसिकली जस्ट रेडिकल हैलोजनेशन। आप Br2 एक बार बना लिए, Br2 यानी ब्रोमीन डॉट इज मोर सिलेक्टिव रेडिकल, मोर स्टेबल रेडिकल, इसलिए allylic रेडिकल पर अटैक दे। अब आती है बात पॉलीमराइजेशन पर। पॉलीमराइजेशन लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और साइक्लिक भी। लीनियर पॉलीमराइजेशन के लिए आपको याद रखना है वर्ड जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ओके, क्या याद रखना है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो है TiCl4 Et3Al। बेसिकली इट इज अ मिक्सचर, लेकिन जो ज्यादा हमारे एनसीईआरटी रेफरेंस है वो है TiCl4 Et3Al। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में इथीन पॉलीमर बना रही है पॉलीथीन। अगर इथाइन लूंगी तो पॉलीएसिटिलीन, और खास बात यह है कि ये पॉलीएसिटिलीन बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोड्स के कवर, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे इस्तेमाल किया जा सकता है इन इवन इन सेल्स। ठीक, और ये एक अलग ही है कि कॉपर 2 Cu2Cl2 NH4Cl में इट पॉलीमराइज्ड टू स्पेसिफिक विनाइल एसिटिलीन। यह है लीनियर पॉलीमराइजेशन। ऐसा ही अगर आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर इट विल फॉर्म बेंजीन। आयरन ट्यूब अगर आपने और 4 आपने एसिटिलीन दिया है तो इट विल फॉर्म साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। प्रोपाइन अगर लिया है तो आंसर इज मेसिटिलीन। ये क्या बना है? ये मेसिटिलीन बना है। और निकल साइनाइड लिया है तो यू विल गेट साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक, POC of alkenes and alkynes. What is POC? Practical organic chemistry. पहला, they will decolorize bromine water, जो ओरिजिनली कैसा होता है? ओरिजिनली इट इज अ ब्राउन solution. ठीक, सेकेंड, they will decolorize Bayer's reagent. What was Bayer's reagent? Bayer's reagent was cold, dilute, alkaline KMnO4 and वो कैसे कलर का है? लाइट पिंक। ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसका कलर चला जाएगा। ठीक, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक,
सो आप NNH2 में अमोनिया गैस का लिबरेशन, ग्रिग्नार्ड यूज करा तो अल्केन्स का, और NH यूज करा तो हाइड्रोजन का लिबरेशन देख पाएंगे। ये क्वालिटेटिव आपको क्वांटिटेटिव के तौर से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में कि हाउ मच ऑफ अमोनिया इज रिलीज, कितना हाइड्रोकार्बन के मोल्स बने। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखना कि एक ही एसिडिक एच है, अगर वो इथाइन हुआ तो 2 एसिडिक एच होंगे, आपकी स्टोइचियोमेट्री बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी। बी केयरफुल अबाउट दैट। 2021 न्यूमेरिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर हम आते हैं, ये टर्मिनल अल्काइंस एक और तरह का रिएक्शन पीओसी देते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। टर्मिनल अल्काइंस टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 Ag2O के साथ सिल्वर अल्काइलाइड बनाते हैं, विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और अगर आपने CuCl, वही जो अभी मैंने करा था Cu2Cl या CuCl NH4OH, तो you will get copper acetylide, which is a red precipitate, and it is explosive in nature. Copper alkylides are explosive in nature. आपसे अगर पूछा जाए ना कि टर्मिनल अल्काइंस विल गिव प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट, आंसर इज यस। डू दे गिव सिल्वर मिरर? आंसर इज नो। बट प्रेसिपिटेट देना है, पीओसी है, यस। क्लियर? एसिडिक नेचर हमने ये पॉइंट वैसे पहले डिस्कस कर लिया है, और यहां मैंने एक बार दोबारा से लिख दिया है, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा अल्कीन्स एंड अल्काइंस टॉपिक खत्म होता है। So you revise these, go through past year papers, और कोई problem हो तो you can ask. If you have liked the video, don't forget to hit the like button. Share our channel and the links with your friends, family. If some teacher is watching, please share it with your students and help us grow. Thank you.